बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अनुस्वार और नासिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें कुछ हिस्सा मैंने बता दिया है, कुछ शेष बचा है, जिसमें मैं आपको कुछ प्रश्न के साथ आपको स्पर्श की जो पुस्तक है उसमें प्रायः प्रयोग होने वाले अनुनासिक शब्दों और अनुस्वार शब्दों की एक सूची बना के देना चाहूँगी कि ताकि आप उससे पाठ्यपुस्तक की चीज़ें भी दोहरा सकें। तो मैं एक प्रश्न बोर्ड पे लिखने चल रही हूँ, जिसके आधार पर वो प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी। अनुस्वार और नासिक ही स्पष्ट करने के लिए मैं प्रश्नों को आधार बना रही हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए, जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे मैं 3 शब्द लिख रही हूँ, आप भी सोचिए कि किसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। आप ध्यानपूर्वक अपने आप स्पष्ट कर सकते हैं। उत्तर है पंख। अगला है प्रश्न संख्या 2, रूपांतरित में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखें। उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखें। तो कैसे होगा? रूपांतरित, ये इसका मानक रूप हो गया जो उचित है। उत्तर करके मैं लिख दे रही हूँ रूपांतरित। तीसरा प्रश्न है, घंटाघर में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करें। उत्तर है घंटाघर, ये इसका मानक रूप हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको मैं रब करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पाठ्यपुस्तक के शब्दों को लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक जो आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी मात्राओं की जो त्रुटियां होती हैं वो उसे उचित स्थान पर नहीं रखते। अनुस्वार और नासिक अगर आप वर्ण के बीच में लगा देंगे तो आपके लिए वो अनुचित होगा, अनुचित का कार्य करेगा, तो उचित नहीं होगा। तो मैं इस समय पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक दोनों से लिख रही हूँ। तो हेडिंग डाल देती हूँ, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त अनुस्वार वाले शब्द। तो देखिए, अनुस्वार वाले शब्द मैं लिखने चल रही हूँ। एक किनारे से शुरू करती हूँ।
बंद, संबंध, संबंध, संभ्रांत, 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 देखिए संभ्रांत, संभ्रांत, काठमांडू, फिर संतोषजनक, संतोषजनक, तंबू, शंकु, शंकु, आनंद, संभावना, अंतरंग, संक्रमण, पतंग, नंगा, पंद्रह, प्रेमचंद, रंगीन, ठंडी, चुंबन, निसंकोच, निसंकोच, अंकित, आशंका, अंतिम, चंदन, गोविंद, 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 संपत्ति, अधिकांश, निमंत्रण, निमंत्रण, श्रृंगार, बंधन, अंकित, बिंदु, सुंदर,
चंद, संतव, अत्यंत, बंधन, अंदाजा, संतुलन, हिमपुंज, परंतु, प्रसंग, संपर्क। अब जगह नहीं है लिखने के लिए, फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर पाठ को लेकर के जो अधिकतर अनुस्वार वाले शब्द हैं उनको मैं लिख दूं। और अगर आपने इतने शब्द तैयार कर लिए तो आपको बुक में के ही लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको अनुस्वार वाले शब्दों की गलतियां नहीं होंगी। दूसरी चीज़, सही स्थान पे लगाने की बात होती है। जैसे आपको दो वर्णों के बीच में नहीं लगाना है, ऐसी स्थिति में सही चीज़ भी गलत काट दी जा सकती है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मैं करूं। आगे का लिखती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। पूरक पुस्तक में प्रयुक्त अनुस्वार, हंस, संदेश, संधि, संभवतः, चंचल, ठंडक, संज्ञा, स्वयं, वसंत, गंध, झुंड, तब तक बना तो झुंड, वासंती, वासंती, दिसंबर,
डंडा, संकल्प, आतंक, रंक, संतोष, आशंका। बस इन शब्दों में आपको अनुस्वार बिल्कुल सही जगह लगाना है। अगर आपने दो वर्णों के बीच में लगा दिया तो वो मान्य नहीं होगा और गलत काट दिया जाएगा। चिंता, तुरंत, कंधे। तो तुरंत, कंधे, इतने शब्द मैंने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अनुनासिक पर आती हूँ। इसको मिटाऊंगी, अनुनासिक लिखवाऊंगी। तो इसको रब कर देती हूँ। अनुनासिक पर आ जाती हूँ। अनुनासिक, अब अनुनासिक की पहचान थी। अनुनासिक में अनुस्वार में जो प्राणवायु या सांस जिसको कहते हैं वो सीधी नाक से निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुंह से साथ साथ निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी अनुनासिक स्वरों में, अनुनासिक स्वरों में उच्चारण के समय वायु मुंह तथा नासिका से साथ साथ निकलती है। इसका चिन्ह है चंद्रबिंदु। इसका चिन्ह है चंद्रबिंदु। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको मैं लिखवाने चल रही हूँ। आप ध्यान से लिखिए। हिंदी की अनुनासिकता चंद्रबिंदु के माध्यम से स्पष्ट की जाती है। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें।
सबसे जरूरी बात है कि अनुनासिकता शिरोरेखा के ऊपर लगती है, परंतु जब मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं तब चंद्रबिंदु अपना स्थान परिवर्तित करके अनुस्वार के रूप में हो जाता है। जैसे अगर गेंद लिखना है तो गेंद पर चंद्रबिंदु लगाना अनुचित है, ये गलत है, क्योंकि जब भी शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्राएं होंगी तो आपका चंद्रबिंदु कभी नहीं लगता, उसके जगह अनुस्वार लगेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि हाँ इस पर कैसे अनुसार अगर मात्राएं ऊपर जा रही हैं तो आपका चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, उस जगह फिर क्या हो जाएगा, ये उचित क्या हो जाएगा यहाँ पर गेंद। तो ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, गलत है। फिर अब जैसे देखिए लिखा है जोंक, शब्द है जोंक, अब इसमें बिंदी ही होगी। अगर कभी भी हम चाहें कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जा रही है यहाँ चंद्रबिंदु लगा दें तो ये गलत है, राइट ही होगा। इसके मतलब शिरोरेखा के ऊपर जब भी मात्राएं जाएंगी तो चंद्रबिंदु कभी भी नहीं लग सकता। अनुस्वार और नासिक के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है और जरूरी है एक तरीके से। देखिए अगर हम यहाँ पर एक शब्द आ रहा है हंस, अब इस हंस शब्द को हम दोनों में प्रयोग करेंगे, दोनों के अर्थ से पूरा परिवर्तन हो जाएगा। कैसे वो दिखा रहे हैं आपको, एक में अनुस्वार लगाएंगे एक में अनुनासिक। तो देखिए अब यहाँ पर अनुस्वार लगा रहे हैं तो बन जाता है शब्द हंस, और अनुनासिक लगाए तो शब्द बन गया हंस। अब ये एक पक्षी का नाम है, पक्षी का नाम है, ये क्रिया है, हंसना एक प्रकार की क्रिया है। तो दोनों में एक अनुस्वार और एक अनुनासिक के कारण जो पूरे शब्द के भाव में जो अर्थ में अंतर आना चाहिए वो आ गया है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। जैसे एक शब्द लिख दे बद, शब्द है बद, तो बद का मतलब होता है बदनाम। देखिए एक छोटे से अनुस्वार ने इसे कैसे परिवर्तित कर देगा, बंद हो जाएगा। ये बंद का मतलब हुआ बंद करना, ये क्रिया हो जाएगा।
अब देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक से शब्दों के भाव और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अनुस्वार और अनुनासिक का अपना एक महत्व है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देकर कार्य करने पर शब्दों की जो त्रुटियां हैं वो नहीं होती हैं और भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है, व्याकरणिक प्रक्रिया भी बढ़ती है। इस तरीके से यदि अनुस्वार और अनुनासिक को ध्यानपूर्वक लेके चलेंगे तो दोनों के उच्चारण में जो अंतर आता है वो भी स्पष्ट होगा, और उसके उच्चारण के माध्यम से ही हम ये जानेंगे कि हाँ, जैसे हंस मैंने यहाँ लिखा है, उसको बोलने में हंस और हंस। अब हंस बोल रहे तो पूरी जो आवाज़ है, पूरा जो स्वर है, वो स्वर नाक से निकलता दिखाई देगा, हंस। और जब कहते हैं हंस तो वो अधिकतर हिस्सा जो है वो उसका मुंह से उसकी वायु निकल रही है और नाक से नाम मात्र को निकले, तो दोनों में ये अंतर है। तो मैंने इसको समझा दिया। इसके आगे के हिस्सों को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।